Whenever we talk about regulators in India, most of the students know about RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, but there is one regulator that combines the power of all the regulator, and that is IFSCA. Now, IFSCA is regulating the international finance from India. And if you want a very high paying job in a regulatory body, you want to work in global finance and be a part of India's ambition to become a global financial hub, then definitely IFSCA Grade A exam is something you must know. And in this particular video, we are going to talk all about IFSCA Grade A examination 2026. So let's get the discussion started. So guys, I hope you all know about the GIFT City. We have GIFT City in Gandhinagar, Gujarat, right? So IFSC authority has been empowered to exercise the power of RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA in respect of all the financial products, financial services or any financial institution in the IFSCA, right? So GIFT City IFSCA के अंदर कुछ भी हो रहा होगा तो RBI, SEBI, IRDA सारी रेगुलेटरी बॉडीज का पावर किसके पास है? IFSCA के पास है. IFSCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, राइट? नाउ अब समझते हैं कि एग्जैक्टली IFSCA करता क्या है, उससे हमको काफी सारी क्लैरिटी आएगी. देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा कि एक्चुअल में IFSCA करता क्या है, राइट? उससे आपको समझ में आएगा आप क्या करने वाले हो. हम रोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट? और उसके बाद हम आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं. तो ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो डेफिनेटली होने वाला है. अभी देखो, समझ लो, ये एक सिंगल रेगुलेटर है, तो कुछ भी चल रहा है IFSC के अंदर, दिस रेगुलेटर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, राइट? सो प्रमोटिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस इन इंडिया, बाहर से ग्लोबल बिजनेस इंडिया के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉरेन कंपनीज का सेटअप करना गिफ्ट सिटीज के अंदर, regulating all the financial sectors under one roof. These are some of the, I will say, aim or objectives of IFSCA, right? Allowing the international currency operation, तो international currency operations हो गए, innovative financial products हो गए, making India a global financial hub. तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि कितना बड़ा इसका इंपॉर्टेंस होने वाला है इस रेगुलेटरी बॉडी का. सो ये एक लिमिटेड स्कोप में नहीं काम करता है, ये एक अनलिमिटेड स्कोप में काम करता है. अगर आप इसके अंदर जॉब ले पाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रेगुलेशंस, भले ही वो RBI हो, सेबी हो या कोई और अदर रेगुलेटरी बॉडी हो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अथॉरिटी मिलने वाली है, प्लस एक वास्ट अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस की, अलग अलग बिजनेसेस की, राइट? सो दिस पर्टिकुलर regulatory body is going to make India a global financial hub like Singapore or Dubai, right? And these are some of the business activities जो IFSCA यहाँ पे regulate करने वाला है, particularly in the gift city. So banking, fund management, capital market, insurance, metals, commodity, each and everything, whether it is about aircraft leasing, whether it is about fintech products or foreign universities or ship leasing, जो भी उस particular area के अंदर होगा वो यहाँ पे IFSCA उससे डील करने वाला है. सो डेफिनेटली अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात में बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि आप लोग वहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहे होगे. सो IFSCA ग्रेड A ऑफिसर वर्क्स एज अ असिस्टेंट मैनेजर. आपका काम क्या रहेगा? असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन रहेगा. और आपका रोल क्या रहेगा? रेगुलेटरी में भी रहने वाला है, डेवलपमेंट में भी रहने वाला है. सो इफ आई टॉक अबाउट द रेगुलेटरी फंक्शंस, देन यू हैव टू मॉनिटर एंड रेगुलेट, यू हैव टू continuously monitor and regulate the financial institutions that are actually operating in the GIFT City IFSC. फिर पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपका काम रहने वाला है. तो एक तो जो रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको एनफोर्स करना और रेगुलेशंस बनाना बेटरमेंट के लिए, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च के अंदर काम करना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन. वाई? बिकॉज दिस इज अ सोल रेगुलेटर, राइट? यहाँ पे आपका मल्टी फंक्शनल रोल रहने वाला है. ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे आपका एक ही सिंगल में रोल रहने वाला है, ये मल्टी फंक्शनल रोल रहने वाला है. वाई? बिकॉज ये रेगुलेटर RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA सबके पावर्स रखता है ना. तो यहाँ पे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज से कोऑर्डिनेट करना भी रहता है. इंटरनेशनल एंगेजमेंट, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोजर मिलने वाला है, वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर मिलने वाला है. डेवलपमेंटल रोल, और ये एक डेस्क जॉब रहने वाली है, और इसकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप समझ सकते हो क्योंकि इसके अंदर सारे दूसरे रेगुलेटरी बॉडी के पार आ जाते हैं, राइट? तो देखो, जॉब प्रोफाइल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि आपका क्या डिपार्टमेंट रहने वाला है IFSCA के अंदर, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों का एक्सपोजर यहाँ पे मिलने वाला है, राइट? अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. एलिजिबिलिटी इसकी काफ़ी कंफ्यूजिंग हुआ करती थी, बट इन द ईयर 2025 IFSCA केम विद अ
exclusive I will say declaration related to the eligibility, right? तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया था। तो देखो मास्टर्स डिग्री इन स्पेशलाइजेशन, देखो ये सितंबर 2025 के अंदर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। सो मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सारी अगर आपके पास इनमें मास्टर्स डिग्री है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। बैचलर्स डिग्री इन आईटी कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर के अंदर आईटी के अंदर तो भी आप एलिजिबल हो। बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स मतलब बीकॉम विथ सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए, तो ये सारे लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। और लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर्स डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन। तो अगर आप प्लेन बैचलर्स डिग्री हो आपके पास है, आप प्लेन ग्रेजुएट भी हो किसी भी स्ट्रीम में, डजेंट मैटर, आप आईएफएससी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सो एक प्लेन ग्रेजुएट भी यहाँ पे आईएफएससी के साथ काम करके अपने करियर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर सकता है, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे आई विल से कन्फ्यूजन्स हुआ करते थे, वो सारे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो मिनिमम 60% वाला था वो भी यहाँ पे हटा दिया गया था, राइट। सो अभी अगर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। मास्टर्स डिग्री है तो मास्टर्स डिग्री के अंदर आपके बहुत सारे क्राइटेरिया दे दिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, राइट, फाइनेंस एंड सो ऑन, आईटी भी दे दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आने वाले। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, फिर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द एज लिमिट, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर 2025। जो 2025 के अंदर नोटिफिकेशन आया था उसका क्राइटेरिया है, 2026 के अंदर भी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा। मस्ट नॉट एक्सीड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन 25 सितंबर 2025। सो ये आपका नया आने वाला है 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए कट ऑफ डेट पे, राइट। सो 30 इज द मैक्सिमम एज लिमिट। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 3 जो होता है वो बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है, सही है। तो फेज 1 आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा जो आपको सिर्फ फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेगा, और फेज 2 आपका डिसाइड करेगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो कि नहीं जाते हो, राइट। और इंटरव्यू भी आपका डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। ओके, देखो अभी फेज 1 की अगर हम बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है और 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ना रहेगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ड्यूरेशन इसका 60 मिनट्स का है और 30% यहाँ पे आपको कट ऑफ की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। इसी के अंदर पेपर 2 भी आता है जो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए होता है और उसके अंदर आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन ही ये इसकी सबसे बढ़िया बात है, राइट। सो करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशन एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया आपका, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्कर ईच, राइट। तो सेबी टाइप इसका थोड़ा सा मैं कहूंगा सिलेबस थोड़ा सा ओवरलैप करता है, स्पेशली कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट वाला पोर्शन, राइट। पर इसके अंदर काफी सारी एडिशनल चीजें भी यहाँ पे आती है। ओके, इसके अंदर डेफिनेटली आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कट ऑफ मिनिमम 30% पेपर 1 की है, 40% पेपर 2 की, और इन अग्रीगेट आपको 40% लेके आना है फेज 1 के अंदर। आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, राइट। क्वालिफाई करते ही आप पहुंच जाते हो फेज 2 के अंदर, एंड इन फेज 2 एग्जामिनेशन वापस से 2 पेपर आते हैं। देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो इसका बिल्कुल सेबी से और पीएफआरडीए से मिलता जुलता पैटर्न है, बट सब्जेक्ट्स थोड़े अलग है, राइट। सो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव डेफिनेटली पेपर 1 के अंदर, जहां प्रेसी, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीजें करते हो, वापस आपको इसमें 30% लेके आने, राइट। ये कट ऑफ है, राइट। ये तो सिर्फ आपका यहाँ पे पासिंग कट ऑफ है, पर आपको इसके अंदर मेरिट के अंदर भी आना पड़ता है बेसिकली, तो इसका मेरिट बेस कट ऑफ अलग से निकलता है। 60 मिनट्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर है, और इसका 1/3 वेटेज होता है, सेम पीएफआरडी और सेबी की तरह इसका भी 1/3 वेटेज यहाँ पे मिलता है। पेपर 2 को 2/3 वेटेज मिलता है, और पेपर 2 आपका फाइनल सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपके पेपर 2 फेज 2 के अंदर अच्छे मार्क्स हैं ओवरऑल, तो आपके सिलेक्शन चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो इसके अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि आईएफएससी एक्ट हो गया, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, पेंशन, राइट, बुलियन, आईएफएससी, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। सर ये इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑल इन वन रेगुलेटर है।
ये क्या है, ऑल इन वन रेगुलेटर। तो सेबी का कैपिटल मार्केट, आरबीआई का बैंकिंग, राइट, पीएफआरडीए का पेंशन, आईआरडीआई का इंश्योरेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। पर यहाँ पे इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिस्प मैनर में आपको पढ़ने हैं, जो डेफिनेटली हम आपको पेड कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं, राइट। इसका 2/3 वेटेज रहेगा, 40% हालांकि कट ऑफ है, पर यहाँ पे आपको मेरिट के अंदर आना पड़ता है। बेसिकली मेरिट बेस्ड कट ऑफ इसकी अलग से निकलती है। सिमिलर पैटर्न है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, राइट। और अगर आपने फेज 1 आपका क्लियर हुआ है, आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। फेज 2 के अंदर पेपर 1 आपका तभी इवैल्यूएट होगा जब आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए हैं पेपर 2 के अंदर। फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है, तो फेज 2 का जो वेटेज है उसको 85% कर दिया जाएगा। जो भी आपके मार्क्स आए फेज 2 के अंदर उसको 85% मान लिया जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर 15% वेट मान के आपका फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा, राइट। सो इंटरव्यू का वेटेज भी यहाँ पे 15% है, और आपका फेज 2 जिसका वेटेज 85% है, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे इंश्योर करवाएगा। सैलरी और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं फटाफट से, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 पर मंथ का, ये देखो ये 2025 नोटिफिकेशन के हिसाब से, राइट। सो योर मंथली ग्रॉस पे एंड अलाउंसेस मिला के यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे हो जाता है आपका मंथली। प्लस देर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल, जहाँ पे आपको लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और काफ़ी सारे अदर फैसिलिटीज भी मिलते हैं। बट ये बिल्कुल भी इन हैंड सैलरी नहीं होता है, ये ग्रॉस पे है, राइट। दिस इज द ग्रॉस पे। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक फ्रेशर को अगर चालू करना है तो दिस इज एन अमेजिंग पैकेज फॉर अ फ्रेशर टू स्टार्ट वर्किंग, जिसने अभी अभी रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हो या फिर भले ही बैचलर्स कंप्लीट किया हो, तो एक अच्छा पैकेज माना जाता है इंडिया के अंदर। दैट्स व्हाई वी स्टेट दैट इट इज अ हाई पेइंग जॉब, राइट। अच्छा, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सिलेबस की मैं एकदम क्रिस्प वे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे सिलेबस के लिए, हम कभी और कोई एक और डिटेल्ड वीडियो कर लेंगे, राइट। सो सिलेबस की यहाँ बात करें, सो सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1। फेज 1 का जो पेपर 2 है उसका क्या सिलेबस है आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, राइट, ईएसआई रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ ज़्यादा हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस डिट्टो सेम है जैसा आपका सेबी और पीएफआरडीए के अंदर है, राइट। एज इट इज सेबी और पीएफआरडीए वाला सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे आपको कॉमर्स एंड अकाउंट्स का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैनेजमेंट का सिलेबस अगेन सेम है, राइट। फाइनेंस का सिलेबस अगेन सेम है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट एंड जनरल टॉपिक्स। कॉस्टिंग का सिलेबस वापस सेबी और पीएफआरडीए से मैच करता है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग का भी आपको बेसिक से लेके एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलने वाला है। और इसमें एक और सब्जेक्ट आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों ही इनकॉर्पोरेटेड है, जिससे आपको इकोनॉमिक्स का भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सो यहाँ पे पेपर 2 की बात कर ली फेज 1 के, अब पेपर 1 की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, पेपर 1 के अंदर आपको कुछ नया नहीं करना, जो आप दूसरे एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आपका आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, उसी तरह से ये क्वांट के कुछ टॉपिक्स है जो मैंने निकाले हैं, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर आते हैं। आपका रीजनिंग हो गया, उसके भी टॉपिक्स मैंने अलग से आपको दे दिए हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। सो यहाँ पे पीआईबी न्यूज़पेपर, एक अच्छा न्यूज़पेपर, आरबीआई सेबी के इंपॉर्टेंट सर्कुलर और आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं इन जनरल अवेयरनेस, राइट। और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको अलग से निकाल के दे दिए हैं फॉर योर क्यूआरई एंड जीए। अगर पेपर 2 की बात करूँ फेज 2 के अंदर, राइट, तो देखो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का तो बहुत सॉर्टेड है, प्रेसी राइटिंग हो गया आपका, सही है, आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया और ऐसे राइटिंग हो गया। पर अगर पेपर 2 की बात करें फेज 2 के अंदर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है। मैं कहूँगा इसमें एक तो आईएफएससी एक्ट आ गया, ये आराम से मैनेजेबल है, बट बैंकिंग के बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। पर इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके पेपर 2 ऑफ फेज 1 फाइनेंस से मैच करते हैं, जैसे कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, सही है। फिर आपका कैपिटल मार्केट, मैंने आपको बताया था ये एक सोल रेगुलेटर है, ऑल इन वन रेगुलेटर है। फिर आपका इंश्योरेंस, राइट, एंड पेंशन सेक्टर, तो यहाँ पे आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, सेबी, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। लास्ट पार्ट पे मैं आता हूँ वीडियो की, जो कि है कट ऑफ। तो आप यहाँ पे 2024 का कट ऑफ देख सकते हैं, राइट। दिस इज फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जनरल कैटेगरी, जनरल स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो 72.44 का यहाँ पे कट ऑफ रहा था। और अगर मैं यहाँ पे आपके 2025 वाले एग्जाम की बात करूं, जिसका रिजल्ट 2026 के अंदर आया था, तो आप उसका भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, 77.33 का कट ऑफ यहाँ पे आपका रहा था, राइट। ये फाइनल सिलेक्शन का आपका कट ऑफ है
इंटरव्यू के बाद का। और अगर आपको फेज 2 का कट ऑफ भी देखना है तो वो 77.2 यहाँ पे रहा था। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहा होगा। यहाँ पे आपका IFSCA का एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैसे वर्क करती है एंड सो ऑन। आने वाले वीडियोस के अंदर हम और डिटेल में जाके एक एक चीज कवर करने वाले, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो। सी यू सून इन सम अदर वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी आती है या फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ finance specific learning group, so you can join my telegram group as well. If you type CA Pratik Finance on telegram, you will get my link, right? आप वहां पे आके मुझसे कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।